ऑल राइट, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू एंड आई वेलकम यू इन द स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। कॉस्ट्यूम देख के आपको पता चल रहा होगा कि दिल्ली में ठंडी बढ़ गई है। दैट्स व्हाई वी हैव जस्ट वियर दिस जैकेट एंड द ब्लेजर, ऑल दिस थिंग्स। बट पढ़ाई में कोई ठंडी नहीं बरतनी है। मुझे पता है कि दिसंबर के एग्जाम खत्म हो गए हैं, बट जून के जो आपके सिलेबस है उसको आप ध्यान देते रहिएगा। और आपको पता है कि अभी एनटीए ने क्या किया है, जून के डेट शीट को भी रिलीज कर दिया है। सो उसको ध्यान में रख करके हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके पेपर 1 में जितने भी टॉपिक है, चाहे आपका टीचिंग है चाहे आपका रिसर्च है, उसको हम स्टार्ट करेंगे। और उसी के कॉन्टेक्स्ट में जहां तक कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था टाइप्स ऑफ स्केल के बारे में, थोड़ा सा मैं आपको एक ग्लिम्स देना चाहूंगी कि हम क्या कर रहे हैं और अभी हमें किधर जाना है, क्योंकि दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, रिसर्च में ऐसा माना जाता है कि टाइप्स इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और जब आप टाइप्स में पढ़ोगे ना, टाइप्स में अगर आपने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च समझ लिया, इट मीन्स कि आपने टाइप्स का 50% कवर कर लिया। तो टाइप्स में एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें आपके 50% आपके कॉन्सेप्ट्स हैं। और यही रीजन है कि क्योंकि मैं आपको एक्सपेरिमेंट रिसर्च समझाना चाहती थी, मैंने आपको डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल समझाने के लिए तमाम तरह के जितने भी वेरिएबल थे मैंने उसको कवर कराया। और जब मैं आपको वेरिएबल बता रही थी तो मैंने सोचा कि स्केल भी कवर कर लेते हैं। तो वेरिएबल्स, टाइप्स ऑफ वेरिएबल हमने कवर किया। अब देखिए, कुछ बच्चे ये कहेंगे मैम ये वाला वेरिएबल, डमी वेरिएबल क्या होता है ये नहीं बताया। वेरिएबल आपको अथाह मिल जाएंगे, नाम अलग अलग दिए रहेंगे, बट आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलना है। डमी इट मीन्स व्हाट। जब आप शोरूम से बाहर जाते हो या फिर शोरूम के बाहर आप देखते हो एक डमी पुतला खड़ा रहता है, इट्स लाइक अ वेरिएबल जो आपको दिखते हैं कि इट्स एक्ट एज अ रियल, बट वो रियल नहीं होते हैं। तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, गेस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे पूछेगा नॉमिनल वेरिएबल क्या है, आपको पता है नॉमिनल स्केल क्या होता है, सिर्फ नाम। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ करके आप उस तक पहुंच सकते हो। अब जरूरी नहीं है कि हर चीज मैं आपको एज अ कॉन्सेप्ट, एज अ क्लास में बताऊं। आपको थोड़ी सी अपनी दिमाग एप्लीकेशन यूज करनी होगी। और अभी एनडीए में क्वेश्चन जो है वो इसी तरीके से पूछे जाते हैं, जहां पे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। हमने स्केल देख लिया था। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल के बारे में डिस्कशन कर लिया है, अब हम जो बात करेंगे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात करेंगे। और जब आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में बात करोगे तो वहां पे बार बार टॉपिक आएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, कॉज एंड इफेक्ट क्या है, मैनिपुलेशन क्या है। तो ये सारे बेसिक टर्म इसको हम समझने चलेंगे। देखिए, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी एनटीए में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। अभी आप देखोगे जो क्वेश्चन आते हैं वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, वो ये नहीं पूछेंगे कि बताइए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होता है। हो सकता है वो आपसे पूछे कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, 4 स्टेटमेंट दिए रहेंगे और आपसे पूछेंगे ये कौन सा टाइप है रिसर्च का। तो आपको उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक पता होना चाहिए। या फिर फॉर एग्जाम्पल वो आपको 4 स्टेटमेंट दिए रहेंगे और पूछेंगे इनमें से कौन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में सही है, 1 and 2, 1 and C, इस तरीके से आपके ऑप्शन दिए रहेंगे। तो जब भी हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात करेंगे तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक, कुछ वर्ड है जिसको देख करके ही आपको समझ में आएगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात कर रहे हैं। तो उसी को कॉन्टेक्स्ट में देख करके आज हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को पढ़ने वाले हैं। और ये टाइप्स ऑफ रिसर्च में यकीन मानिए ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 50% ऑफ द पोर्शन हैज बीन कमिंग फ्रॉम दिस टॉपिक, दैट इज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, प्रयोगात्मक विधि। ठीक है, सो लेट्स बिगिन दिस। अभी तक मैंने आपको ये बताया कि हमने लास्ट क्लास में क्या कवर किया। हमने टाइप्स ऑफ रिसर्च के बारे में देखा और टाइप्स ऑफ रिसर्च में हमने अप्लाइड और बेसिक रिसर्च के बारे में स्टडी किया। अब हमने वेरिएबल के बारे में जाना, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, मीडिएटिंग वेरिएबल, इंटरवेनिंग वेरिएबल क्या होता है, ये सब हमने डिस्कशन किया। फिर उसके बाद हम स्केल की तरफ आए और हमने 4 स्केल के बारे में डिस्कशन किया। और तब जाकर के हम यहां तक पहुंचे कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता क्या है। और आज इसी को हम क्या करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं कि प्रायोगिक अनुसंधान ये वर्ड है क्या। पहले हम क्या करेंगे, थोड़ी सी हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे और फिर उसके बाद स्लाइड पे जो भी लिखा हुआ है, जो भी फलाना ढिमकाना जो भी है, इस पे बाद में आएंगे। पहले हम एक एक करके इसके कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। ठीक है, तो देखिए, जब भी हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की, द वर्ड एक्सपेरिमेंटल, इसका मतलब क्या है कि हम कहते हैं ना कि ये अपने टाइम की, अपने जमाने की टाइप्स ऑफ रिसर्च में
ऐसा रिसर्च है, कहते हैं अगर कोई अच्छा रिसर्च है जिसमें सारी चीजें अपने हिसाब से हो तो वो है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जो कि एक लैब के सेटिंग में होता है, कंट्रोल सिचुएशन में होता है। तो सारी चीजें जो आप रिसर्च में देखते हो, जैसा कि फॉर एग्जांपल आप इस फिगर से देख पा रहे होगे, जैसा आप एक लैब में देखते होगे, जैसे मन वैसे आप वेरिएबल को बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, टेम्परेचर, प्रेशर, सब कुछ जो है वो आपको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में देखने को मिलता है। और इसी वजह से हम कहते हैं इट्स वन ऑफ द ऑथेंटिक काइंड ऑफ रिसर्च, जिसमें हम जनरली साइंस में हम देखते हैं, साइंस वाले फील्ड में इस तरह के टाइप्स आपको देखने को मिलते हैं। या फिर मेडिकल फील्ड में मान लीजिए कि आप वैक्सीन बनाने जा रहे हो, तो किस केमिकल्स को आपको बढ़ाना है, घटाना है, सारी चीजें हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के एक एक कैरेक्टरिस्टिक को देखने की। ठीक है, एक एक कैरेक्टरिस्टिक इसको देखेंगे हम। सबसे पहले, आई होप दिस इज विजिबल, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के सारे कैरेक्टरिस्टिक को हम देख के चल देंगे और हर कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी यहाँ पे होनी जरूरी है। ठीक है, फॉरगेट अबाउट द बुक में क्या लिखा है, मुझे पता है इसके बाद जब आप केवीएस मैदान पढ़ोगे तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, जब भी हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ये सबसे ऑथेंटिक रिसर्च आपको कहा जाता है। इट्स अ, क्योंकि रिसर्च का मतलब क्या होता है, सिस्टमैटिक साइंटिफिक रिसर्च, और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज वन ऑफ इट्स काइंड। तो जब हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात करते हैं तो इट्स अ सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक हिंदी मीडियम वाले बच्चे, सिस्टमैटिक यानी कि सारी चीजें को हम क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। साइंटिफिक यानी कि ये क्या है, वैज्ञानिक है। सिस्टमैटिक और साइंटिफिक रिसर्च यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। अब देखिए, मैं ये वर्ड क्यों लिखवा रही हूँ, क्योंकि हो सकता है आपके स्टेटमेंट में इस तरह के क्वेश्चन आए कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में कौन सही है। तो ये क्या है, इट्स अ सिस्टमैटिक रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च किसके अंदर आता है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर आता है। जब हम बात करते हैं, यहाँ पे एक वर्ड आपको देखने को मिलेगा, वो है मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल को हम क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, यानी कि अपने हिसाब से हम चेंज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। तो यहाँ पे आप एक वर्ड देखोगे और ये वर्ड क्या है, इट्स अ मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल। क्या करते हैं, वेरिएबल को हम मैनिपुलेट करते हैं। और वेरिएबल कौन सा वेरिएबल, किसको हम मैनिपुलेट करते हैं, मैंने आपको दो तरीके के वेरिएबल बताए, एक होता है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब लास्ट टाइम क्वेश्चन ये आया था कि कौन से वेरिएबल को हम मैनिपुलेट करते हैं, किस वेरिएबल को हम बढ़ाते और घटाते हैं। मैनिपुलेशन का मतलब यही है, अगर मैं आपको देसी भाषा में समझाऊं, मैनिपुलेशन कुछ नहीं होता है, इसका मतलब क्या होता है, आप उसको चेंज करते हो, बढ़ाते हो, घटाते हो। जब आप इसको बढ़ाओगे तो इस पे क्या प्रभाव आ रहा है, इसी को हम कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट। तो किस वेरिएबल को हम बढ़ाते और घटाते हैं, ये पूछ रहा है, डिपेंडेंट वेरिएबल को, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो जब भी हम वेरिएबल को मैनिपुलेट करने का काम, ये काम होता है इडियट का। मैंने आपको बताया था इंडिपेंडेंट वेरिएबल कुछ नहीं है, इडियट है। इट मीन्स कि जो बच्चा मूर्ख होता है उसको आप आराम से क्या कर सकते हो, भटका सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, क्लास में दो तरह के बच्चे हैं, एक जो बच्चा वैसा है जो डिटरमाइंड है कि मुझे नेट क्लियर करना है, और एक ऐसा बच्चा है जो कि मतलब उस थोड़ा सा उसको डेविएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कि वो क्लास में पढ़ने आए हैं, अगर हम लोग बोलेंगे चलो क्लब चलते हैं, तो फटाक से तैयार हो जाएगा। और कोई बच्चा जो बहुत फोकस्ड है, उसको आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते, उसको बहुत जल्दी आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते, या फिर उसको नहीं कह सकते कि तुम चलो, वो कहेगा कि मुझे अभी पढ़ने का टाइम है, मैं अभी नहीं जाऊंगा। तो जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, आई फॉर इंडिपेंडेंट, आई फॉर इडियट, ये बहुत जल्दी क्या हो जाता है, मैनिपुलेट हो जाता है बहुत जल्दी। अच्छा, खेलने जा रहे हो, मैं भी चलूंगा, अच्छा घूमने जा रहे हो, मैं भी चलूंगा। तो ये हर चीज पे क्या कर जाता है, तैयार हो जाता है, अग्री कर जाता है। तो मैनिपुलेशन कहाँ पे होता है, आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे, जिसको हम क्या कर सकते हैं, आसानी से अपने झांसे में ला सकते हैं। कोई भी बढ़ाने घटाने का काम, ये सब इंडिपेंडेंट वेरिएबल का काम होता है। और इसका प्रभाव किस पे देखने को मिलता है, इसका प्रभाव ये छोटे छाटे जो सबसे अच्छा बच्चा होता है, मैंने आपको बताया डी फॉर डिपेंडेंट और डी फॉर डॉल, प्यारा सा बच्चा जो होता है, वो उस पे क्या देखने को मिलता है, प्रभाव देखने को मिलता है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल पे इसका प्रभाव देखने को मिलता है, इफेक्ट देखने को मिलता है। तो कॉज क्या है आपका, कॉज है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इफेक्ट क्या है आपका, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में
वेरिएबल को हम मैनिपुलेट करते हैं, और मैनिपुलेट किस वेरिएबल को करते हैं, वो है इडियट वाले बच्चे को, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। और उसका प्रभाव किस पे देखने को मिलता है, उसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है डिपेंडेंट वेरिएबल पे। तो ये वर्ड आपको कभी नहीं भूलना है। जब भी हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात करते हैं वहां पे मैनिपुलेशन होता है। मैनिपुलेशन किस वेरिएबल का होता है, ये भी आपको समझ में आना है। अब ये है पहला कॉन्सेप्ट, ये है दूसरा कॉन्सेप्ट। अब इसके अंदर हम तीसरा कॉन्सेप्ट समझने जा रहे हैं। अभी मुझे आप बताना, अभी तक कुछ समझ में नहीं आया, बी क्लियर, ठीक है। ये दोनों कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम थोड़ा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में ही तीसरे कॉन्सेप्ट को समझने जा रहे हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में तीसरे कॉन्सेप्ट को समझने जा रहे हैं, और तीसरा कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात करते हैं, इट्स अ कंट्रोल्ड रिसर्च। ये क्या है, एक कंट्रोल्ड रिसर्च है। यानी कि आप देखोगे यहाँ पे क्या किया जा सकता है, जो एक्सटर्नल फैक्टर है उसको हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। और ये कहाँ पे होता है, ये जनरली लैब में होता है, लेबोरेटरी में होता है। जैसे आपके फॉर एग्जांपल आप देखोगे कि प्रेशर, टेम्परेचर, सब कुछ को हम क्या करते हैं, नियंत्रित करके ये सारी चीजें हम करते हैं। दाब को बढ़ाना, या फिर मान लीजिए कि वॉल्यूम को बढ़ाना, डेंसिटी को बढ़ाना, ये सारी चीजें हम कंट्रोल कर पाते हैं। और ये कहाँ पे होता है, ये सब चीजें नेचुरल सेटिंग में पॉसिबल नहीं होता है, ये चीजें आपके लैब में हो पाता है। तो नेचुरल सेटिंग में ये नहीं होता है, ये कहाँ पे होता है, ये पॉसिबल होता है आपके बायोलॉजी लैब में, या फिर मान लीजिए कि आपके फिजिक्स वाले लैब में, केमिस्ट्री वाले लैब में ही पॉसिबल होता है। तो इसके लिए एक प्रयोगशाला जैसा एक कंडीशन चाहिए, एक आर्टिफिशियल कंडीशन हम क्रिएट करते हैं, और उसके अनुसार हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो इट्स अ कंट्रोल्ड। चौथा इसका जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है गाइज, इट इज क्लियर। चौथा कैरेक्टरिस्टिक है इट्स अ कैलकुलेटेड। कि जो भी चीज आप देखते हो ना, जो भी चीज आपको मिलता है, फॉर एग्जाम्पल आपने 5 एम्पियर का करंट बढ़ाया, तो वोल्टेज पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये सारी चीजें आप नोट डाउन करोगे। तो इट्स अ कैलकुलेटेड। यहाँ पे आप क्या करते हो, हर चीज का आप रिकॉर्ड रखते हो, ब्यौरा रखते हो, और उसके आधार पे आप एक कंक्लूजन निकालते हो कि हमारी फाइंडिंग ये है और ये हमारा क्या है, ये हमारा निष्कर्ष है। तो एक फैक्चुअल नंबर के आधार पे आपने क्या किया, फाइंडिंग निकाली। और क्योंकि सारी चीजें आपने फैक्ट्स के आधार पे निकाला, इसी वजह से हम कहते हैं कि जो रिजल्ट आता है वो ज्यादा ऑथेंटिक होता है, ज्यादा रिलायबल होता है। तो ये क्या होता है, जो इसका रिजल्ट होता है, आप देखोगे ज्यादातर जो इसका जो रिजल्ट आता है, कंक्लूजन आता है, वो क्या होता है, इजी टू जनरलाइज। इजी टू जनरलाइज, यूनिवर्सल हम कह सकते हैं कि इसको हम यूनिवर्सलाइज कर सकते हैं कि ये सब चीजें हमने एक्सपेरिमेंट में पाई है, और उसके आधार पे हम ये चीजें, ये फॉर्मूला ला रहे हैं। चाहे आपका न्यूटन का लॉ देखो या फिर ग्रेविटेशनल फॉर्मूला देखो, ये सारी चीजें हमने कैलकुलेट करी है, और फिर उसके बाद हमने क्या किया है, उसको एज अ थियरी के रूप में रखा। तो ये सब क्या है, इजी टू जनरलाइज, इजी टू यूनिवर्सलाइज। बट जब हम ह्यूमन कंडीशन की बात करते हैं, ये नेचुरल सेटिंग में होती है। फॉर एग्जाम्पल आज मेरा मूड हो सकता है खराब हो, कल अच्छा हो, तो हम इसको जनरलाइज नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते मैम का मूड हमेशा अच्छा होता है। तो इट्स लाइक इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल चेंज होता है, नेचुरल सेटिंग में होता है, तो इसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते। बट इसको हम कर सकते हैं क्योंकि लैब में करते हैं, और आपने हर चीज को रिकॉर्ड किया है। आप मूड को रिकॉर्ड नहीं कर सकते, उसको नंबर नहीं दे सकते, बट इसको आप नंबर के फॉर्म में रख सकते हो। वोल्टेज, करंट, ये सारी चीजें आप नंबर के फॉर्म में रख सकते हो। जब नंबर के फॉर्म में रखते हो तो इसको हम बहुत ही अच्छे से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट करते हैं, और इस वजह से हमारा रिजल्ट जो होता है बहुत ही ऑथेंटिक होता है। क्लियर। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आप देखोगे सिस्टमैटिक मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल, कंट्रोल्ड सिचुएशन, कैलकुलेटेड, एंड रिजल्ट इज द जनरलाइज्ड। पूरा प्रोसेस समझिए, पूरा प्रोसेस इस तरीके से होता है, और यही क्या है, इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक में आता है। अब देखिए, ये सब तो हो गई इसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में ज्यादातर आपको कैरेक्टरिस्टिक से क्वेश्चन आते हैं, और इसको आप समझ गए ना, कहते हैं ना, इसको लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला। तो अगर इसको समझ गए तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से कोई भी क्वेश्चन आएगा, यू कैन इजिली हैव द कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। अब हम थोड़ा सा पीपीटी पे भी आएंगे, बट थोड़ा सा और जान लेते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या होता है। जस्ट हैव अ नोट।
ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा नोट रख लीजिए और थोड़ा सा हम और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को डेप्थ में जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आपको क्यों अलग से बता रही हूँ, अगर मैं चाहती ना टाइप्स के साथ साथ और भी सारे रिसर्च पढ़ा सकती, बट मुझे ऐसा लगता है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आपकी एक न्यू रखेगा पूरे टाइप्स ऑफ रिसर्च में, ये बेस बनता है। अगर आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को समझ गए, आप क्वासी एक्सपेरिमेंटल को समझ जाओगे, आप प्री एक्सपेरिमेंटल को समझ जाओगे। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज द बेस, जिसको आप कंपेयर करके और भी अलग टाइप के रिसर्च आपको समझना है। सो टेक योर टाइम, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, केवीएस मदान को बार बार पढ़िए, बट इसको आप स्किप नहीं कर सकते। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स। अब देखिए, जब हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने आपको रिजल्ट के बारे में बताया कि रिजल्ट क्या होता है। रिजल्ट को हम बहुत ही जनरलाइज्ड वे में रखते हैं, क्योंकि सारी चीजें हमने रिकॉर्ड, कैलकुलेटेड फैक्ट्स के आधार पर रखी है, तो रिजल्ट कैन बी इजिली जनरलाइज टू द अदर्स। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को हम कहते हैं इट इज द वन ऑफ द बेस्ट काइंड ऑफ द रिसर्च। क्यों? इट इज वन ऑफ द बेस्ट काइंड ऑफ रिसर्च एंड वाई? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को हम बेस्ट काइंड ऑफ रिसर्च इसी वजह से कहते हैं क्योंकि ये सिस्टमेटिक होता है, साइंटिफिक होता है, रिगरस होता है और एक कंट्रोल्ड सिचुएशन में होता है, कैलकुलेटेड होता है और इजी टू जनरलाइज होता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वन ऑफ द बेस्ट काइंड ऑफ रिसर्च। तो ये आप देखोगे सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेस्ट काइंड ऑफ रिसर्च कौन सा है? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। अब थोड़ा सा मैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर कुछ कंपोनेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, कुछ इसके तत्व हैं जिनको हमें पढ़ना है। और तत्व क्या है? पहले मैंने तो आपको बताया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट में होना जरूरी है, यानी कि एक वेरिएबल जिसपे कॉज आएगा और उसका प्रभाव दूसरे को देखने को मिलेगा। तो ये दो तत्व जरूर होते हैं किसी भी रिसर्च में, किसको बढ़ा रहे हो किसको घटा रहे हो, ये दोनों चीजें तो होनी चाहिए ना। उसी पे आप क्या देखोगे, प्रभाव देखोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल इट इज पॉसिबल इन एवरी रिसर्च। अगर मान लीजिए कि आप कोई भी रिसर्च कर रहे हैं तो आप क्या देखते हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक रिसर्च स्टार्ट किया, मैं देखना चाहती हूँ कि पॉलिटिक्स के टाइम पे लीडर्स किस तरह के मैनिफेस्टो करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक को डिपेंडेंट वेरिएबल माना और दूसरे को हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल माना। तो दो वेरिएबल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सबसे अच्छा रिसर्च है, तो यहाँ पे तो दो वेरिएबल होगा ही ना होगा, चाहे आपका वोल्टेज हो गया चाहे आपका करंट हो गया। तो यहाँ पे दो वेरिएबल होते हैं, और दो वेरिएबल कौन कौन से हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये दो वेरिएबल को आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। अब देखिए, इसमें इसी को हम अलग तरीके से कहते हैं, एक होता है ट्रीटमेंट ग्रुप और एक को क्या कहते हैं, एक को कहते हैं कंट्रोल ग्रुप। कुछ नहीं है, वही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब देखिए, जब आप रिसर्च कर रहे हो, ठीक है, जब आप रिसर्च कर रहे हो तो रिसर्च में मान लीजिए कि मैं क्या कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं वैक्सीन बना रही हूँ, ठीक है। अब वैक्सीन मैं बना रही हूँ तो कुछ मैं, अब जरूरी नहीं है कि सारे लोगों पे मैं वैक्सीन का जांच करूंगी, मैंने कुछ लोगों पे जांच किया और जब ये वैक्सीन सैंपल सफल हुई तो मैंने इसको दूसरे लोगों पर भी कहा कि ये नाउ इट्स अ सक्सेसफुल वैक्सीन। तो ट्रीटमेंट ग्रुप का मतलब ये होता है, ये वर्ड समझिए, ट्रीटमेंट ग्रुप क्या होता है? ट्रीटमेंट ग्रुप होता है और एक होता है आपका कंट्रोल ग्रुप। ट्रीटमेंट ग्रुप यानी कि वैसे ग्रुप जिसको हमने एक्सपेरिमेंट के अंदर रखा, जिसपे हमने क्या किया, वैक्सीन का प्रभाव जांच किया, तो उसको हम कहते हैं ट्रीटमेंट ग्रुप। मैंने उसको ट्रीटमेंट किया, मैनिपुलेट किया, बढ़ाया और घटाया। ये जस्ट लाइक अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, मैंने उसको चेंज करा। और कंट्रोल ग्रुप ये होता है कि मैंने उसको कुछ नहीं किया, बस मैंने उसको वॉच किया, बस देखा कि क्या बढ़ रहा है, क्या नेचुरल सेटिंग से इस पे कोई प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं। मैंने उनको कोई वैक्सीन या फिर ऐसे कुछ नहीं दिया, जस्ट मैंने ऑब्जर्व किया ताकि मैं इन दोनों के बीच में कंपैरिजन एस्टैब्लिश करूं कि अगर ये चेंज हो रहा है तो ये नॉर्मल से कितना चेंज हो रहा है। तो मैंने सिर्फ उसको ऑब्जर्वेशन के लिए रखा। ट्रीटमेंट ग्रुप में मतलब कि फॉर एग्जाम्पल मैंने उनको वैक्सीन दिया, कुछ कुछ घंटे पे मैंने उनको लिक्विड दिया या फिर मान लीजिए ग्लूकोज चढ़ाया और उनके बॉडी में क्या चेंजेस है ये मैंने देखा। अब कुछ पेशेंट ऐसे हो जिन पे मैंने कुछ नहीं देखा, उनको नॉर्मली हमने वॉच किया, दैट इज कॉल्ड कंट्रोल ग्रुप। यानी कि अब उनको मैंने सिर्फ वॉच करने के लिए रखा, ठीक है, उनको मैंने
वॉच करने के लिए रखा। ये इसलिए करते हैं ताकि हम एक्सपेरिमेंटल में कंपेयर भी करते हैं कि अगर ये बढ़ रहा है तो कितना बढ़ रहा है, पहले से कितना बढ़ रहा है, तो उसको कहते हैं हम कंपैरिजन के लिए ऐसा हम करते हैं, तुलना के लिए ऐसा करते हैं। ठीक है, अब एक वर्ड और सुनोगे दैट इज कॉल्ड प्लेसिबो। ये वर्ड आप सुनोगे प्लेसिबो, ये मैं आपको इस वजह से बता रही हूँ ना क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे, प्लेसिबो, कंट्रोल ग्रुप, ट्रीटमेंट ग्रुप, ये किस एक्सपेरिमेंटल से संबंधित है, तो ये सब आपके मेडिकल फील्ड में आपको जनरली देखने को मिलेंगे और ये सारे संबंधित है आपके एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से। अब ये प्लेसिबो का मतलब क्या है? प्लेसिबो का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल आप होम्योपैथिक दुकान में गए होंगे या फिर होम्योपैथिक का दवा खाए होंगे, तो वहां पे आप देखोगे ना कि ऐसे दवा होता है और उसमें एक छोटी छोटी गोली रहती है। ठीक है, वो इस वजह से दी जाती है ताकि मेन दवा आपका बहुत ज्यादा कड़वा होता है और ये जो मीठी गोली होती है उसके कड़वापन को दूर करता है। तो प्लेसिबो कुछ नहीं होता है, एक तरीके से आपको क्या किया जाता है, आपको डॉक्टर ऐसा फील करवाता है कि आपको दवा दे दिया गया है और अब आपको क्या करना है, नॉर्मल रहना है। मैंने इसका एग्जांपल एक मूवी में दिखाया था, आई थिंक आप सबने वो मूवी देखी होगी, देयर इज अ मूवी दैट इज कॉल्ड पटाखा। पटाखा एक मूवी है और उसमें दो बहनें रहती हैं और वो हमेशा आपस में क्या करती हैं, लड़ते रहती हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको प्लेसिबो के बारे में जस्ट फॉर अ ग्लिम्स कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग देना चाहूंगी। प्लेसिबो वर्ड कुछ भारी भरकम वर्ड नहीं है, जब आप इसको समझ जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। तो जनरली क्या होता है, उस मूवी में दो बहनें रहती हैं और ये हमेशा आपस में क्या रहती हैं, झगड़ते रहती हैं। तो एक दिन उनको क्या हुआ, इन दोनों की शादी हो जाती है और ये अलग हो जाती हैं। तो क्योंकि ये बचपन से झगड़ते आ रही थी और इसके बाद इनको मौका नहीं मिलना झगड़ने का, तो इनको ऐसा लग रहा था कि मेरे अंदर कोई बीमारी है। तो इनको ये ऐसा लगने लगा कि मेरे अंदर ये बोल नहीं पा रही थी और दूसरे को लगा मैं देख नहीं पा रही हूँ। तो ये उनका भ्रम था, एक्चुअली में उनको कुछ नहीं हुआ था, एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर था जो कि उनको लग रहा था, वो इस वजह से हो रहा था क्योंकि वो अपनी चाइल्डहुड एक्टिविटी को कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी। तो इट्स अ काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल स्टेट जिसमें जो क्लाइंट होता है या फिर जो मान लीजिए जिसको ये बीमारी हुआ रहता है, उसको ये भ्रम सिर्फ रहता है कि मुझे ये हुआ है, बट एक्चुअली में उसे कुछ नहीं हुआ है, ये उसका मनोवैज्ञानिक भ्रम है। तो वो इंसान कहाँ जाता है, डॉक्टर के पास जाता है। अब ये दोनों बहनें कहाँ गई, डॉक्टर के पास गई। तो डॉक्टर ने क्या कहा, डॉक्टर ने कहा इन दोनों को फिर से एक साथ लाओ। और ये दोनों बहनें क्या हुई, जो आपस में झगड़ती थी वो फिर दोनों साथ में आ गई और फिर से झगड़ा किया, फिर से वो नॉर्मल हो गई, कोई दवाई देने की जरूरत नहीं पड़ी। तो बस उनको लगा कि डॉक्टर हमें क्या कर रहा है, इलाज कर रहा है, बट एक्चुअली उसने कुछ नहीं किया था। उन डॉक्टर को पता चल गया इट्स अ जस्ट अ इल्यूजन, वो उनका भ्रम है। तो प्लेसिबो क्या होता है, प्लेसिबो में डॉक्टर या फिर जो एक साइंटिस्ट होता है वो सिर्फ आपको ऐसा दिखाता है कि मैं आप पे एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, बट एक्चुअली में वो उनके साथ कुछ नहीं कर रहा होता है, बट वो सिर्फ वॉच कर रहा होता है। तो ये चीजें आप मेडिकल फील्ड में देखोगे, ये चीजें आप हो सकता है रिसर्च में भी देखोगे। तो फॉर एग्जाम्पल प्लेसिबो में जैसे मान लीजिए कि आप किसी डॉक्टर के पास गए और आपको लग रहा है कि डॉक्टर पूछा कि बताओ क्या है, तो क्या कि पता नहीं सर, हड़बड़ी होता है, जो भी होता है, बट कोई टेस्ट में कुछ नहीं पाया, कोई आपकी सारी चीजें अच्छी थी। तो डॉक्टर उस टाइम पे क्या देगा कि इट मीन्स कि आपको थोड़ा सा रेस्ट करने की जरूरत है, बट आपको लग रहा नहीं, कुछ दवाई दे ही दो। तो डॉक्टर आपको क्या देगा, कुछ मीठा सा गोली दे देगा ताकि आप थोड़ा आपको लगे कि हाँ मेरी ट्रीटमेंट चल रही है। तो प्लेसिबो आपकी भ्रम से रिलेटेड होती है, मनोवैज्ञानिक से रिलेटेड होती है, और उसमें क्या होता है, डॉक्टर आपको या फिर रिसर्चर आपको इस तरीके से ट्रीट करता है कि आपको लग रहा है कि वो ट्रीट कर रहा है, बट एक्चुअली में वो आपके साथ कुछ नहीं कर रहा है। दैट इज कॉल्ड प्लेसिबो। एक बार आप पटाखा मूवी देखना, आपको वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। और क्योंकि मैं क्लास में जनरली मैं क्लास में क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे भी दिखा सकती हूँ बट इट विल टेक टाइम। मैं क्लास में जनरली क्या करती हूँ कि वो वाला सीन दिखाती हूँ जहां से वो स्टार्ट होता है। यहाँ पे भी है मेरे पास, वो पीपीटी में है, मैं दिखा सकती हूँ, बट आई डोंट नो कि मैं कैसे कॉपी पेस्ट करूँ। बट आपको मैं चाहूंगी कि आप जरूर उसको देखें और आपको पटाखा मूवी देखोगे तो यू विल बी क्लियर कि प्लेसिबो क्या होता है। तो जब वो दोनों बहनें जाती हैं डॉक्टर के पास, तब उनको डॉक्टर बोलता है कि आप चल के दिखाइए। तो वो स्टूल को वो क्या कर जाती है, क्रॉस कर जाती है। तो उनको पता है कि एक्चुअली वो अंधी नहीं है, सिर्फ उनका साइकोलॉजिकल वहम है जो उनको क्या कर रहा है, उनको ऐसा लग रहा है। वैसे ही बहुत सारे मरीज क्या होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं और कहते हैं डॉक्टर हमें इलाज कर दीजिए, उनको कोई बीमारी नहीं रहता है। तो डॉक्टर क्या करता है, कहते हैं ये लीजिए और फीस दे दीजिए।
तो इस तरह के डॉक्टर को, इस तरह के पेशेंट को डॉक्टर भी समझ जाता है कि इनको क्या करना है, कैसे डील करना है प्लेसिबो इफेक्ट से। तो यही है प्लेसिबो इफेक्ट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको और भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे, प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है। अब देखिए, अब थोड़ा सा हम, क्योंकि हमने ट्रीटमेंट ग्रुप के बारे में डिस्कशन किया, हमने प्लेसिबो के बारे में डिस्कशन किया, हमने कंट्रोल ग्रुप के बारे में डिस्कशन किया, अब ये सारी चीजें समझ के हम एक्सपेरिमेंट पे आते हैं कि अब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में ये कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है। सो लेट्स हैव सम आइडिया। देखिए, हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। ये है आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, यानी कि प्रायोगिक अनुसंधान, जहां पे क्या होता है कि आपकी साइंटिफिक रिसर्च, एक तरीके से वैज्ञानिक अनुसंधान की जाती है, मैनिपुलेशन किया जाता है, यानी कि जो वेरिएबल होता है, जो चर होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, हेर फेर करते हैं। मैनिपुलेशन वर्ड का मतलब क्या होता है, हेर फेर करना, बढ़ाना और घटाना। और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके प्रभाव को हम देखते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को बढ़ाने और घटाने पे ये जो डॉल है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, इस पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को बढ़ाते और घटाते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल पे प्रभाव देखते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, कंट्रोल सिचुएशन और कैलकुलेटेड अंडरस्टैंडिंग करते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द बेस्ट रिसर्च, क्योंकि वहां पे जो रिजल्ट आता है दैट कैन बी जनरलाइज अक्रॉस द पॉपुलेशन, यानी कि ये अध्ययन जो होता है वो गणना पे आधारित होता है, नियंत्रित होता है, इस वजह से हम इसको क्या कर सकते हैं, जनरलाइज कर सकते हैं। अब वही चीजें हैं कि जो मैंने आपको भी जस्ट बताया था कि यहाँ पे क्या होता है, कॉज और इफेक्ट को देखते हैं और सारी चीजें हम हाइपोथेसिस में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च यूज कर रही हूँ तो मैं क्लियरली लिखूंगी कि ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इनको हम आइडेंटिफाई करते हैं और तब हमें पता चलता है। आप इंटरव्यू में जाओगे ना, तो इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि आपका हाइपोथेसिस क्या है, तो आप बताओगे मैं इसके प्रभाव को देखना चाहती हूँ, स्टडी करना चाहती हूँ। तो पूछेंगे इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। तो इस तरह की चीजें वो आपसे पूछते हैं, कहते हैं किस तरीके का रिसर्च है, कौन सी मेथड है, कौन सा टाइप ऑफ रिसर्च है। तो ये सारी चीजें आप देखने को मिलता है जब भी हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कैसा होता है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये है कंपोनेंट जिसके अंदर मैंने आपको बताया था रैंडम असाइनमेंट, और एक होता है ट्रीटमेंट ग्रुप जिसके साथ हमने एक्सपेरिमेंट किया, और एक को हमने प्लेसिबो के फॉर्म में रख दिया, यानी कि बस मैंने उसको कुछ नहीं दिया, बस थोड़ी सी हमने उसको मीठी गोली देकर के कहा कि हाँ जी वैक्सीन दे रहे हैं, अब आप थोड़ा साइड में रहो, रियल ट्रीटमेंट हम किसी और के साथ कर रहे हैं। तो दोनों को लगता है कि हमारे साथ ट्रीटमेंट हो रहा है, बट ये बातें सिर्फ डॉक्टर को ही पता है। तो ये हम इस वजह से करते हैं क्योंकि हम कंपेयर कर पाए, दोनों के बीच में कंपैरिजन को एस्टैब्लिश कर पाए। और फिर उसके बाद हम देखते हैं अलग अलग ग्रुप। एक होता है कंट्रोल ग्रुप जिसमें हम नो ट्रीटमेंट करते हैं, बस हम ऊपर ऊपर से देखते हैं क्या हो रहा है। और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में हम ट्रीटमेंट देखते हैं, बढ़ाते हैं, घटाते हैं और फिर उसके बाद जांच करते हैं। और इसी से संबंधित है ये वर्ड ब्लाइंड और डबल ब्लाइंड। ये क्या होता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये रिसर्चर है और रिसर्चर ने क्या किया, इनके साथ स्टडी करा। ठीक है, ये रिसर्चर है, इन्होंने स्टडी किया, इनको पता है कि वो किस पार्टिसिपेंट्स के बारे में उन्होंने क्या क्या इफेक्ट किया, ये सारी चीजें रिसर्चर को पता है, बट पार्टिसिपेंट्स को पता नहीं है, इनको कुछ नहीं पता है, इनको पता है। इसको कहते हैं ब्लाइंड स्टडी। यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैं रिसर्चर हूं और मैं आप पे रिसर्च कर रही हूँ, मुझे पता है कि मैंने किसको किसको वैक्सीन दिया है, बट फॉर एग्जाम्पल आपको पता नहीं है कि डॉक्टर ने मुझे दिया है या फिर किसी को दिया है, प्लेसिबो दिया है या रियल वैक्सीन दिया है। तो उसको कहते हैं हम ब्लाइंड स्टडी। यानी कि यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट है वो ब्लाइंड है, उनको कुछ नहीं पता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। और एक को कहते हैं डबल ब्लाइंड, कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके डॉक्टर को भी नहीं पता है, रिसर्चर को भी पता नहीं है कि किसको क्या दिया है, थर्ड पार्टी आपसे क्या कर रही है, ये सारी चीजें कर रही है, या फिर रैंडमली हमने क्या कर दिया, असाइन कर दिया है। तो यहाँ पे ना तो डॉक्टर को पता है और ना ही पार्टिसिपेंट को पता है, दैट इज कॉल्ड डबल ब्लाइंड। अब देखिए ये सारी चीजें हम करते क्यों हैं, आई मीन कि क्यों पता नहीं करते हैं, क्यों ऐसे ही दे देते हैं, वो इस वजह से करते हैं क्योंकि अगर मान लीजिए कि ये है डॉक्टर, अगर मुझे पता होगा कि मैंने इसको दिया है तो हो सकता है कि मेरी बायसनेस आ जाए। तो बायसनेस को कम करने के लिए, रिजल्ट हमेशा एक्यूरेट हो, इस वजह से हम क्या करते हैं, हम खुद को रैंडमली, जितना ज्यादा रैंडम रहेगा,
जैसे जैसे मतलब हमें कुछ नहीं पता रहेगा तो हम उसमें ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होंगे, जो जैसे होगा उसको वैसे नोट डाउन करेंगे। तो इसी वजह से इसको बेस्ट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं कि हमारी जो बायसनेस है, हमारे अंदर जो फॉर एग्जाम्पल हमारे अंदर जो भी किसी को लेकर के कोई भावना है तो वो ना आए, ये सारी चीजें साइंटिफिक हो। इसी वजह से हम क्या कहते हैं, रैंडम असाइनमेंट करते हैं पार्टिसिपेंट्स का और आपके रिसर्चर का। तो डबल ब्लाइंड इज द मोर ऑथेंटिक, क्योंकि ये ज्यादातर रैंडम होती है। तो यही चीजें मैंने आपको यहाँ पे बताई कि आपकी ब्लाइंड और डबल ब्लाइंड क्या होती है। ब्लाइंड स्टडी वैसे होते हैं जहां पे पार्टिसिपेंट्स को कुछ नहीं पता है कि कौन सा कंट्रोल ग्रुप है और कौन सा ट्रीटमेंट ग्रुप है। और डबल ब्लाइंड वो होता है जहां की ना तो पार्टिसिपेंट्स को और ना ही रिसर्चर को कुछ भी पता है, तो दोनों अज्ञात रहते हैं इसके बारे में। और फिर उसके बाद मैंने आपको बताया प्लेसिबो के बारे में। प्लेसिबो यानी कि यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको एक टॉफी दे दिया जा रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेरे को दवाई दिया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड प्लेसिबो। और प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है, इट्स अ कॉल्ड साइकोलॉजिकल। कहीं ना कहीं आपके दिमाग में भ्रम रहता है कि मुझे कुछ हुआ है, बट एक्चुअली कुछ नहीं हुआ है, ये सिर्फ डॉक्टर को पता है। आप ये मानते हो कि मुझे कुछ हुआ है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, आपको कहते हैं अच्छा हुआ है, ये लो टॉफी खाओ। फिर उसके बाद आप खा लेते हो, आपको लगा अरे ठीक हो गया, मैं डॉक्टर का दवाई काम कर गया, ठीक है। तो इसी को कहते हैं प्लेसिबो, और ये जनरली हम क्लिनिकल रिसर्च में यूज करते हैं। प्लेसिबो का अपोजिट भी हो सकता है, दैट इज कॉल्ड नोसिबो। नोसिबो हो सकता है कि आपको प्लेसिबो का नेगेटिव इंपैक्ट है, दैट इज कॉल्ड नोसिबो। तो इसको भी आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ये वर्ड सुनते ही हमारे सामने, क्योंकि हमने बताया कि ये क्या है, बेस्ट काइंड ऑफ रिसर्च है, क्योंकि यहाँ पे क्या होते हैं, बायसनेस कम रहती है। जितने भी तरह तरह के बायसनेस आप देखते हो यहाँ पे हावी नहीं होते हैं, इसी वजह से इसको कहते हैं बेस्ट रिसर्च। ट्रांसपेरेंसी होती है, ऑब्जेक्टिविटी होती है। तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे क्यों एक्सपेरिमेंटल बेस्ट काइंड ऑफ रिसर्च है, बायसनेस क्या होते हैं, कितने तरह के बायसनेस आ सकते हैं, और हम अलग अलग और भी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात करेंगे। प्री एक्सपेरिमेंटल क्या होता है, क्वासी एक्सपेरिमेंटल क्या होता है, ये सारे इसके टाइप्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। टिल देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गो टू योर होम, जस्ट रीड द केवीएस मदान की बुक, जितना हो सके आप उसको पढ़िए, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन बार बार आपसे यही पूछेगा कि मैनिपुलेशन क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक से ही क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के पूछते हैं। और अगर आपने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च समझ लिया तो आपको बाकी जो टाइप्स हैं वो समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। सो दिस इज द मेन क्रक्स, दिस इज द बेसिक दैट यू हैव टू बिल्ड अपॉन। The more you build, the more you will get the benefit when you understanding the other types of research. So this is all for today, guys. Next class में we will discuss the other types of research. Till then, just keep studying the research methodology.